सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत जैसलमेर जिले के पर्यटन स्थलों की बात करेंगे, दर्शनीय स्थलों की बात करेंगे, वहां की हवेलियों की बात करेंगे, महलों की बात करेंगे, मंदिरों की बात करेंगे और भी वहां पर जो पर्यटन स्थल हैं उनकी बात करेंगे। जी बिल्कुल, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। करण जी भोई आपको प्रणाम, पूरा राम जी आपको प्रणाम, चूकी जी विश्नोई फलोदी से नमस्कार, भारत सिंह जी राठौड़ आपको प्रणाम, सीकर से नमस्कार, प्रदीप जी नमस्कार, मांगी जी चौधरी नमस्कार। जी बिल्कुल, भरतपुर से प्रणाम, हाड़ौती से प्रणाम, नागौर से प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। तो आज की हमारी जिला दर्शन की जो क्लास है वो हम प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल बीच बीच में बात भी करते रहेंगे। आज तो पर्यटन स्थल है तो घुमाते हैं आपको, देखे राजस्थान में है ना, जैसलमेर घुमा देते हैं। शेरों के गढ़ शेरगढ़ से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम सभी को भाई, सभी को राम राम। तो आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पर्यटन स्थलों की बात करें तो हम जैसलमेर को हवेली और झरोखों का नगर कहते हैं। तो सबसे पहले वहां पर जो प्रसिद्ध हवेलियां हैं उनकी बात हम यहाँ पर करते हैं। सबसे प्रसिद्ध जो हवेली है उस हवेली का नाम क्या है? उस हवेली का नाम क्या है? पटवों की हवेली। भाई ये अधिकतर जो हवेलियां हैं ना, ये सभी वहां के शासकों के दीवान की हवेलियां हैं, मतलब वहां के शासकों के प्रधानमंत्री की ये हवेलियां हैं। तो पटवों की हवेली की यदि हम बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण, तो निर्माण में नाम आता है निर्माण के अंदर अगर हम इसका नाम देखें तो निर्माण में नाम आता है गुमान मल का या गुमान चंद का। तो यहां पर हम बात करते हैं गुमान मल या गुमान चंद। एक ही बात है, एक ही व्यक्ति का नाम है। और ये कौन थे? ये दीवान थे भाई। दीवान, दीवान का मतलब हो जाता है प्रधानमंत्री। तो बार बार ये शब्द आएगा दीवान, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब पटुओं की जो हवेली है, क्या विशेषता है इस हवेली की? ये 5 मंजिला इमारत है, 5 मंजिला, इसमें 1 2 3 4 और ये 5 मंजिला इमारत है। अधिकांश जैसलमेर की हवेलियों की यदि हम बात करें तो 4-5 मंजिला हवेलियां जनरली सभी हवेलियां हैं, जिसमें हम यहाँ पर प्रमुख 4-5 हवेलियों की बात करेंगे। 4-5 मंजिला लगभग सभी हवेलियां हैं और यहाँ पर प्रमुख 4-5 हवेलियों की भी बात करेंगे। तो एक साथ यहाँ पर हो जाएगा गुमान सिंह बाफना, गुमान मल, गुमान चंद, इस प्रकार से अलग अलग ये नाम मिलते हैं, लेकिन ये एक ही व्यक्ति का नाम है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर पटुओं की हवेली की हम बात कर रहे हैं। 5 मंजिला ये हवेली है। और क्या, क्यों प्रसिद्ध है ये? तो अपनी शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है, अपनी शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। तो शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है, मतलब विशेषकर जैसलमेर की जितनी भी हवेलियां हैं उसमें जो पत्थरों को काटकर जाली और झरोखे जो बनाए गए हैं वो स्पेशली यहाँ की हवेलियों की अपने को विशेषता देखने को मिलती है। ऑफिसर कॉलोनी बाड़मेर से प्रणाम, परमाणु नगरी पोखरण से प्रणाम। बिल्कुल जी बिल्कुल, जैसलमेर जिला दर्शन की पहली पीडीएफ के बारे में रामकरण जी कह रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आपको मैसेज कर दिया था कि भाई ये जो पीडीएफ थी 1 नंबर की, वो टेक्निकल एरर की वजह से अपलोड नहीं हो पाई। तो आपको 2 नंबर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दी गई है। बाद में आपको हैंड रिटन मैटर भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो निश्चिंत रहें, आपकी जो क्लास हो चुकी है आपको सभी पीडीएफ मिलेगी। और कभी एक आध पीडीएफ नहीं भी मिलती है तो उसकी भरपाई आपको हैंड रिटन मैटर के द्वारा कर दी जाएगी, आपका नुकसान नहीं होगा। निश्चिंत रहें, बिल्कुल क्लास को डेली अटेंड करें और शेयर भी करते रहें। जितने भी साथी लाइव चल रहे हैं एक बार क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ क्लास को जरूर शेयर करें। जी बिल्कुल, है ना, पीडीएफ डेली अपलोड होती है, लेकिन वो पीडीएफ टेक्निकल एरर की वजह से अपलोड नहीं हो पाई थी। तो आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर हवेली की बात कर रहे थे, पटुओं की हवेली की हमने बात की। निर्माण गुमान मल, गुमान चंद बाफना या दीवान जो ये प्रधानमंत्री थे इन्होंने बनवाई, अपने निवास के लिए बनाई। 5 मंजिला ये है और 5 हवेलियों का समूह भी इसे कहा जाता है। अपनी शिल्प कला के लिए ये हवेली प्रसिद्ध है। इसके अलावा हम नथमल की हवेली की बात करते हैं। नथमल की हवेली की बात करें, भाई ये जो हवेली है ये दीवान नथमल की हवेली है। दीवान नथमल की
हवेली से कह सकते हैं तो दीवान नथमल ने इसका निर्माण करवाया। वास्तुकार किसे कहेंगे भाई? वास्तुकार का मतलब इसको जो इसका निर्माण करने वाले थे, इसको आकार देने वाले थे, वो दो भाई थे, उनका नाम था हाथी व लालू। तो ये दो नाम आते हैं इस हवेली के संबंध में। ये भी कितने मंजिला है? ये भी 5 मंजिला है। ये भी 5 मंजिला इमारत है और अपने जाली एवं झरोखों के लिए ये हवेली भी प्रसिद्ध है। जैसलमेर की सभी हवेलियों के बारे में अधिकांश वहां के जो पत्थर की कटाई है, जाली और झरोखे जो निर्मित हैं कटाई करके जो पत्थर से बनाए गए हैं, वो इसके लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। जी बिल्कुल, लालू और नाथा नहीं होगा, हाथी और लालू जो हैं 2 भाई थे, उन्होंने इस हवेली को क्या किया था? आकार दिया था। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें कि भाई रीट जो है उसके लिए फ्री टेस्ट सीरीज ऐप पर चल रही है। प्रथम 10 विजेताओं को क्या मिलेगा? खेलो और जीतो टेस्ट के तहत निःशुल्क रूप से कोर्स मिलेगा, उसके साथ में टेस्ट सीरीज मिलेगी और उसके साथ में ई नोट्स जो है वो भी बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे। तो बिल्कुल सभी साथी 7, 9 और 11 जो ये तारीख है, इस दिन प्रातः 9 बजे से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू होगी। अधिक जानकारी के लिए यूट्यूब पर इससे संबंधित एक वीडियो अपलोड किया गया है, आप उसको देखें जरूर, है ना। और इस निःशुल्क टेस्ट सीरीज का लाभ सभी साथी जरूर लें। इसके लिए आपको क्या करना है? संकल्प क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है और वहां पर इसको टेस्ट सीरीज को आपको ज्वाइन करना है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं सालिम सिंह की हवेली की बात करें। यह भी बहुत ही प्रसिद्ध हवेली है। सालिम सिंह की बात हमने पहले भी की थी। सालिम सिंह कौन था? तो सालिम सिंह भी यहाँ के दीवान थे। तो ये हवेली किसकी है? दीवान सालिम सिंह की हवेली, इनके द्वारा अपने निवास के लिए निर्मित, अपने निवास के लिए इन्होंने क्या करवाया था? हवेली निर्मित करवाई थी। जनरली ये हवेली 7 मंजिला हुआ करती थी। बाद में जो शासक थे वो गज सिंह जी ने यहाँ पर 2 मंजिलों को क्या कर दिया था? तुड़वा दिया था। और ये जो आपको ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, ये जहाज नुमा जो है ये आकार लिए हुए हैं। इसी महल के अंदर यदि हम बात करें तो इसी महल के कुछ हिस्से माने जाते हैं, जिसमें शीश महल भी यहाँ पर एक प्रमुख है, जहाज महल भी कह सकते हैं। आकार आप आराम से देख सकते हैं इसका। इस हवेली में जो ये इस प्रकार की आकृति के ये जो बने हुए हैं, इन्हें कंगूरे कहा जाता है। यहाँ पर मयूर आकृति की चित्र भी बने हुए हैं। तो प्रमुख विशेषता दीवान सालिम सिंह की ये हवेली है। हवेली का निर्माण जो है वो 1840 से लेकर 81 के मध्य होता है। और हमने पहले ही बात कर ली है कि भाई सालिम सिंह जी जो थे ना, ये अपने समय में बहुत ही प्रभावशाली प्रधानमंत्री या दीवान हुआ करते थे। और इन्हीं के समय पाली वालों का जो गांव है कुलधरा वाला, उसकी घटना घटी थी। कुलधरा के पाली वालों ने या उसके आसपास बसे हुए 84 गांव के पाली वालों ने जैसलमेर राज्य का त्याग किया था। ये घटना जो है ये किन के कारण हुई? इन्हीं दीवान सालिम सिंह जी के समय हुई थी। तो ये बिल्कुल प्रमुख जो विशेषता है। जी बिल्कुल 2 मंजिलें ऊपर वाली तुड़वा दी गई थी। अभी वर्तमान में इसको भी हम 5 मंजिला कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम बड़ा बाग की छतरियों के बारे में। बहुत ही प्रमुख छतरियां हैं। बड़ा बाग की छतरियों का निर्माण जो है राव लूणकरण के समय निर्माण हुआ। भाई राव लूणकरण जो है यहाँ के, तो वो उनके समय जो है इसका निर्माण, ये छतरियों का निर्माण प्रारंभ होता है। बाद में ये भाटी शासकों का शाही शमशान घाट बन जाता है। ये भाटी शासकों का शाही शमशान घाट, शाही शमशान घाट या स्थल कह सकते हैं,
कि यहाँ पर 62 शासकों की अंत्येष्टि होती है और बाद में यहाँ के शासकों की स्मृति में यहाँ पर छतरियां बना दी जाती है। तो ये स्पेशली बड़ा बाग से संबंधित फैक्ट। और बड़ा बाग से संबंधित क्या फैक्ट हो सकता है, तो बड़ा बाग के निकट कह सकते हैं हम, बड़ा बाग के निकट पवन चक्कियां स्थापित है, पवन चक्कियां स्थापित है, जिसे बड़ा बाग पवन ऊर्जा परियोजना कहा जाता है, जिसे बड़ा बाग पवन ऊर्जा परियोजना कहते हैं। तो ये प्रमुख विशेषता थी बड़ा बाग की कि भाई बड़ा बाग में क्या है, बड़ा बाग की छतरियां है और बड़ा बाग की जो छतरियां है वो यहाँ के बाटी शासकों का शाही शमशान घाट माना जाता है। छतरियां बेसिकली हम बहुत सारे फैक्टर के संदर्भ में पढ़ते हैं, देवकुंड की छतरियों के बारे में, गेटोर की छतरियों के बारे में, आहड़ की छतरियों के बारे में। तो अधिकांश जो ये छतरियां है सामूहिक रूप पर जहां पर छतरियां है वो सभी शाही शासकों से संबंधित है, राजा महाराजाओं से ये संबंधित है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बड़ा बाग की छतरियों के बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में कि भाई इससे संबंधित हमारे एग्जाम में क्या फैक्ट बन सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहली बात इसकी हम करते हैं क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है, ये सबसे बड़ा अभयारण्य है। और इसके क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो 3162 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जिसमें 1200 के आसपास बाड़मेर में है और बाकी का 1900 के आसपास, 1800-1900 के आसपास जैसलमेर में इसका क्षेत्र विस्तृत है। क्षेत्रफल इसका 3162 वर्ग किलोमीटर है। लगभग अपन ये देख सकते हैं धौलपुर जिला जितना बड़ा है ना, उसके आसपास इसका क्षेत्रफल है। राष्ट्रीय मरु उद्यान की और क्या विशेषता है, पहली बात हमने की कि भाई ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। दूसरी बात 1980 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया। इसके बाद में हम बात करते हैं कि 1981 में 1981 में इसे राष्ट्रीय मरु उद्यान नाम दिया गया, राष्ट्रीय मरु उद्यान नाम दिया गया। जब इसे बनाया गया तब इसका नाम सिर्फ मरु उद्यान था, उसके बाद में इसे राष्ट्रीय मरु उद्यान नाम दिया गया। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये राष्ट्रीय मरु उद्यान नहीं है, प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन इसका नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो ये जो नामकरण है ये कब दिया गया, 1981 में ये नाम दिया गया था, ना कि ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसके अलावा हम इस अभयारण्य के संदर्भ में देखें, यहाँ पर गोडावण स्वतंत्र रूप से विचरण करता है। मतलब गोडावण जो है उसकी क्या है, गोडावण की इसे शरण स्थली कह सकते हैं, इसे प्रजनन स्थली भी कह सकते हैं, प्रजनन स्थली, या इसे गोडावण की शरण स्थली भी कहा जाता है। गोडावण हमारा राजस्थान का राज्य पक्षी है। गोडावण के बहुत सारे अन्य नाम भी है, वो हम गोडावण के संदर्भ में पढ़ेंगे। और हम बात करते हैं कि भाई ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है इससे संबंधित और हमारे क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय मरु उद्यान से संबंधित हमने बेसिक जानकारी ली। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, 1980 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया, बाद में 1 वर्ष बाद इसे राष्ट्रीय मरु उद्यान नाम दिया गया। यहाँ पर गोडावण जो है वो स्वतंत्र रूप से विचरण करता है और यहीं पर इसको गोडावण की शरण स्थली या प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। और यदि हम इससे संबंधित फैक्ट देखें तो और इससे संबंधित फैक्ट यह है कि यहाँ आकलवुड
फोसिल पार्क स्थित है। तो यहाँ पर आकल वुड का मतलब होता है लकड़ी, जहां पर लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व के जुरेसिक युग हम कह सकते हैं, जिस युग में डायनासोर हुआ करते थे, उस युग के यहाँ पर लकड़ी के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो 25 यहाँ पर लकड़ी के बड़े बड़े यहाँ पर अवशेष स्थापित है। और इसके अलावा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंस इस मरु उद्यान से संबंधित, यहाँ सेवण घास, यहाँ सेवण घास व पीवड़ा सांप पाया जाता है। यहाँ पर सेवण घास भी पाई जाती है और यहाँ पर पीवड़ा सांप भी पाया जाता है। पीवड़ा सांप बेसिकली मरु उद्यान के अंदर पाया जाता है, मरुस्थल में पाया जाने वाला सबसे जहरीला सांप माना जाता है। लेकिन कहते हैं इसके बारे में कि ये काटता नहीं है, ये बिल्कुल इसकी सांसें बहुत जहरीली होती है, व्यक्ति को सांसों के आदान प्रदान से जहर का ये क्या करता है, आदान प्रदान करता है, इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सेवण घास की बात करें, मरुस्थल में पाई जाने वाली एक प्रमुख पौष्टिक घास है और ये घास सबसे ज्यादा किसको पसंद है, गोडावण को पसंद है। गोडावण की बात करें, बेसिकली ये अफ्रीका के मूल का क्या है, पक्षी माना जाता है। इसके बाद में तनोट माता के मंदिर की बात करते हैं। तनोट माता से संबंधित एग्जाम में हमारे क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं, तो तनोट माता से संबंधित हम बात करते हैं। तनोट माता से संबंधित हम यदि बात करें तो सबसे पहले तनोट माता के जो उपनाम है, उन उपनामों की चर्चा करते हैं। पहला उपनाम क्या है, पहला उपनाम है थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी है। थार की वैष्णो देवी जो है वो तनोट माता को कहा जाता है। और क्या अन्य नाम है, इसे रुमाल वाली देवी भी कहते हैं, रुमाल वाली देवी भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा हम और उपनामों की बात करें, इसे बीएसएफ के जवानों की, बीएसएफ के जवानों की, बीएसएफ के जवानों की आराध्य देवी भी कहते हैं, आराध्य देवी भी इसे कहा जाता है। जैसलमेर के भाटी शासकों की आराध्य देवी भी है ये, भाटी शासकों की, भाटी शासकों की आराध्य देवी, भाटी शासकों की आराध्य देवी भी इसे कहा जाता है। ये प्रमुख रूप से 4 इसके उपनाम हैं। कहीं कहीं आपको बीएसएफ के जवानों की कुल देवी भी लिखा होगा। तो जवान सभी बेसिकली अलग अलग जाति मूल धर्म से निवास करते हैं, अलग अलग जाति मूल निवास जो भी उनका धर्म है वो उनको मानते हैं। तो उनकी कुल देवियां सभी की अलग है, लेकिन उनकी आराध्य देवी ये है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में 1971 में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के समय यहाँ पर बहुत सारे बम गिराए गए। तो उस समय से ही यहाँ पर सेना की आस्था इस मंदिर के प्रति बन गई है। क्योंकि 1965 के भारत पाक युद्ध और 1971 के भारत पाक के बीच जब युद्ध हुआ था, उस समय लोंगेवाला और तनोट जो क्षेत्र थे वो सबसे ज्यादा प्रभावित थे। यहीं पर उन्होंने क्या किया था, सबसे ज्यादा बम गिराए और सबसे ज्यादा उनको नुकसान किया था। 1965 के भारत पाक युद्ध के समय यहाँ पर बहुत सारे बम गिराए, एक भी बम नहीं फूटा माता के आशीर्वाद से। तो यहाँ पर जितने भी वो जिंदा बम थे ना, उन सभी बमों को संग्रहालय के रूप में रखा गया है। और अभी वर्तमान में ये मंदिर बीएसएफ की निगरानी में है, मतलब सेना की निगरानी में ये मंदिर है। यहाँ पर पुजारी से लेकर समस्त जितने भी काम हैं वो सभी बीएसएफ के जवानों द्वारा किए जाते हैं। जी बिल्कुल, 1965 के बाद से बीएसएफ के जो जवान हैं वो इस देवी की पूजा कर रहे हैं, चमत्कार के कारण कि भाई देवी जो है उनका चमत्कार हुआ, तभी बाकी यहाँ पर बहुत सारी जनहानि हो सकती थी। इस प्रकार की जो मान्यता है वो तनोट माता से संबंधित है। और तनोट जो है वो भाटी शासकों की राजधानी थी। इस मंदिर का निर्माण जो है राजा तणु या ताणु के द्वारा करवाया गया था। तो ये थी बात तनोट माता के मंदिर से संबंधित। यहाँ पर एक विजय स्तंभ भी स्थित है। विजय स्तंभ राजस्थान में बयाना भरतपुर में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ सबसे प्रसिद्ध विजय स्तंभ माना जाता है। सबसे प्राचीन या पुराना विजय स्तंभ जो है समुद्रगुप्त के समय निर्मित विजय स्तंभ है। और यहाँ पर स्थित विजय स्तंभ जो है वो भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट बात करें लोंगेवाला युद्ध स्थल की, यहाँ पर हम बात करते हैं।
बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध स्थल है। जब 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर लड़ाई हुई और इस लड़ाई में हमने बॉर्डर पिक्चर जो है, बॉर्डर फिल्म जो है, उसमें हमने देखा था भारतीय सेना का नेतृत्व मेजर कुलदीप चांदपुरी के नेतृत्व में हुआ और भी बहुत सारे उसमें किरदार बताए गए हैं। तो वो वास्तविक लड़ाई थी। और ये जो युद्ध स्थल है ना, अभी वर्तमान में क्या है, स्मारक के रूप में है, स्मारक के रूप में है। स्मारक का मतलब यहाँ पर जो लड़ाई हुई थी उन सभी दृश्यों को वर्तमान में यहाँ पर जीवित करने के लिए क्या किया गया है, अलग अलग जगह यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा जो टैंक लाए गए थे और भारतीय सेना के द्वारा जो टैंकों को ध्वस्त किया गया था, ये टैंक कौन से थे, तो यहाँ पर अमेरिकन ये पेंटन टैंक थे। अमेरिकन पेंटन टैंकों का इसे कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अमेरिकन पेंटन टैंकों का कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी टैंक जितने भी थे सभी टैंकों को ध्वस्त कर दिया गया, अर्थात मार डाला, तो उनका क्या बन गया, यहाँ पर कब्रिस्तान बन गया। और ये घटना कब की है, ये 1971 की भारत पाक लड़ाई, या इसे आप युद्ध कह सकते हैं। छद्म युद्ध था ये, धोखे से यहाँ पर हमला किया गया। तो वर्तमान में यहाँ पर लोंगे वाला जो युद्ध स्थल है, इसको जीवित रखने के लिए, इसको यादगार बनाने के लिए कुछ टैंक तो यहाँ से हटा करके वार म्यूजियम जो कि जैसलमेर में स्थापित है वहां पर स्थापित कर दिए गए हैं। लेकिन बहुत सारे टैंक अभी भी वर्तमान में यहाँ पर पड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो पर्यटक जाते हैं उनको भारत पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई की जो घटना थी, किस प्रकार से सेना ने उस युद्ध को हैंडल किया, किस प्रकार से वहां पर जो कमान संभाले हुए अधिकारी थे उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ संवाद किया, इस प्रकार की आपको एक शॉर्ट फिल्म बताई जाती है। और उस फिल्म को देखने के बाद में प्रत्येक भारतवासी के अंदर एक रोमांच पैदा होता है कि वास्तव में हमारी भारतीय सेना पर हमें गर्व है, किस प्रकार से मुसीबत के समय कितने कम जवान थे हमारे वहां पर, बावजूद इतनी बड़ी पाकिस्तान की फौज को धूल चटा दी है। इस प्रकार की यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अमेरिकन पेंटन टैंकों का क्या है, कब्रिस्तान है। बहुत सारे अलग अलग जगह, इधर डूंगर की तरफ टैंक पड़े हुए हैं, कहीं गाड़ियां पड़ी हुई है। सबसे ज्यादा तो यहाँ पर क्या है, टैंक है। तो जितने भी टैंक हैं उन सभी को चार दीवारी के अंदर लेकर के एक पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित किया गया है, ताकि इस प्रकार की लड़ाई की आने वाली जो पीढ़ी है, भावी पीढ़ी, उसको जानकारी दी जा सके, ताकि वो भी अपनी भारतीय सेना पर गर्व कर सकें। जी बिल्कुल, सभी साथी एक बार इस क्लास को शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट बात करते हैं, काक गणेश की बात करते हैं भाई। काक गणेश जी, जिसे चुंगी तीर्थ भी कहा जाता है, चुंगी तीर्थ भी इसे हम कहते हैं। जब हमने प्रश्नोत्तरी की बात की थी उसमें हमने अनेक गणेश जी के मंदिरों की बात की थी। बोहरा गणेश जी कहाँ के प्रसिद्ध हैं, बाजना गणेश जी कहाँ के प्रसिद्ध हैं, है ना, अलग अलग गणेश जी की बात की थी। उसमें एक गणेश जी जो है काक गणेश जी, जो कि चुंगी तीर्थ ये कहलाता है, ये कहाँ पर है, जैसलमेर में है। और काकने नदी के किनारे, काकने नदी जिसे आप मसूरदी नदी भी कह सकते हैं, काकने नदी या इसे आप मसूरदी नदी के किनारे, इस नदी के किनारे ये स्थल स्थित है जैसलमेर में। और ये जो नदी है अंतः प्रवाह की दृष्टि से राज्य की सबसे छोटी नदी है। अंतः प्रवाह की दृष्टि से राज्य की सबसे छोटी नदी, राज्य की सबसे छोटी नदी ये मानी जाती है। और इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई मात्र 17 किलोमीटर। और ये भी एक क्या है, बरसाती नदी है, ना कि ये कोई 12 महीने यहाँ पर पानी बहता है। और यहाँ पर यदि हम काक गणेश जी की बात करें तो यहाँ पर मेला कब लगता है, तो यहाँ पर मेला भी प्रसिद्ध है। मेला भाद्रपद महीने में लगता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यहाँ पर मेला लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं वार म्यूजियम की, या इसे युद्ध संग्रहालय भी कहते हैं। रीट 2015 में एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। इसे
वार म्यूजियम, इसे वार म्यूजियम भी इसे कहा जाता है। भाई 2015 में ही इसे स्थापित किया गया था। इस वजह से उस समय रीट में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, चाहे इसे आप करंट अफेयर की दृष्टि से देख लो, तो ये म्यूजियम स्पेशली भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी उससे संबंधित जो अवशेष बचे हैं, पाकिस्तानी सेना के टैंक हैं, उनके बहुत सारे हथियार हैं, उन सभी को यहाँ पर रखा गया है। और एक प्रकार से युद्ध का मंचन करने के जो दृश्य होते हैं वो इस वार म्यूजियम में आपको देखने को मिलते हैं। जैसलमेर शहर से कुछ ही दूरी पर ये बनाया गया है। बिल्कुल पर्यटन यहाँ पर आते हैं और ये सारा यहाँ पर नजारा देख करके पुरानी जितनी भी यादें हैं उनको ताजा करते हैं। तो एक प्रकार से ये भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका निर्माण किया गया है। बाकी लोंगेवाला में जो घटना स्थल था जहां पर ये घटना हुई, वहां पर तो बहुत सारे टैंक वगैरह वो पड़े हुए हैं। बाकी उसमें से बहुत सारे जो है वो यहाँ पर हथियार वगैरह लाकर रख दिए गए और एक प्रकार से क्या बना दिया, म्यूजियम। म्यूजियम संग्रहालय का मतलब भी यही होता है कि जो पुरातत्व की वस्तुएं हैं, पुरानी वस्तुएं हैं, उनको हम क्या करें, एक तरीके से संग्रहित करके रखें ताकि पर्यटक उनको देख सकें। तो ये था वार म्यूजियम 2015 में स्थापित और एग्जाम में प्रश्न ये आया हुआ है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नोट लगाकर भी आप लिख सकते हैं। नोट मोम का युद्ध संग्रहालय, मोम का युद्ध संग्रहालय जयपुर में स्थित है। जयपुर में स्थित है। एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि मोम का युद्ध संग्रहालय या मोम का म्यूजियम कहां पर है, वार म्यूजियम कहां पर है, तो वो जैसलमेर में नहीं है, वो जयपुर में है। जबकि सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए राजस्थान में युद्ध संग्रहालय कहां है या फिर वार म्यूजियम कहां है, तो वो जैसलमेर आंसर हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो सभी साथी क्लास को शेयर करते रहें, बाद में जुड़ने वाले साथी लाइक भी करें क्लास को। नेक्स्ट बात करते हैं कुलधरा के बारे में। भाई कुलधरा जो है बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है जैसलमेर में। तो सबसे पहले इसकी बात हम करते हैं, इसे भूतिया जगह भी कहते हैं, भूतिया गांव, या इंग्लिश में बोले तो इसे हंटेड पैलेस। तो वास्तव में भूत होते हैं कि नहीं होते हैं, है कि नहीं है, ये तो आपको वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। कुलधरा की क्या कहानी है? कुलधरा की कहानी है कि ये पाली वालों का गांव था। पाली वालों का गांव था और सालिम सिंह के समय यदि बात करें तो सालिम सिंह जी उस समय दीवान थे। उस समय ये गांव उजड़ गया था। कल मैंने आपको बताया था कुलधरा के बारे में। सभी साथी कमेंट करें कि किस शासक के समय पाली वालों ने जैसलमेर राज्य का क्या किया था, बहिष्कार किया था। तो अभी वर्तमान में यदि हम कुलधरा की देखें तो इसे खंडरों का नगर भी कह सकते हैं। इसे खंडहरों का गांव कह दो या नगर इसे हम कह सकते हैं। पूरे गांव में क्या है, खंडर है। और पालीवाल जो समाज है, पालीवाल ब्राह्मण है, उनके जो मुखिया हुआ करते थे वो इस गांव में निवास किया करते थे। बाकी आसपास और भी बहुत सारे 84 गांव हुआ करते थे, वो लगभग गांव सभी नष्ट हो चुके हैं। कहीं ना कहीं हमें पालीवालों द्वारा विकसित खड़ीर पद्धति या उनके द्वारा बनाई गई छतरियां देखने को मिलती है। तो उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि उन गाँव में पालीवाल जो है वो निवास किया करते थे। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा गाँव था पालीवालों का, जिसके अवशेष जो है वो अभी वर्तमान में भी बिल्कुल उपस्थित हैं और आप जाकर वहां देख सकते हो यहाँ पर। तो इसे पालीवाल, ये पालीवालों का गांव था, खंडरों का गांव इसे कहा जाता है। यहाँ पर कैक्टस गार्डन स्थित है। यहाँ कैक्टस गार्डन स्थित है और इसे जिंदल ग्रुप जो है वो पर्यटन के रूप में विकसित कर रहा है। इस गांव को जिंदल ग्रुप पर्यटन के रूप में विकसित
कर रहा है। तो भाई पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, चूंकि अब ये खंडर गांव है, कोई काम का ही नहीं है, इस वजह से इसके इतिहास के बारे में पर्यटकों को बताया जाए, इसकी जानकारी पर्यटकों को दी जाए और यहाँ पर कुछ मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाए, उससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। तो जिंदल ग्रुप जो है, इन्होंने यहाँ पर कैक्टस गार्डन विकसित किया और भी यहाँ पर पर्यटन के विकास के लिए जिंदल ग्रुप जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर व्हेल मछली के अवशेष जो है, जिनका पता 2019 में चला, तो ये बात तो पहले ही पता चल जानी चाहिए कि हम जानते हैं रेगिस्तान जो है वो 33 सागर का अवशेष है। किसी जमाने में यहाँ पर क्या था, महासागर था, या मतलब सागर था, समुद्र था, तो समुद्र के जितने भी जीव हैं उनके यहाँ पर अवशेष मिले तो वो कोई बड़ी बात नहीं है जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर गज सिंह जी की बात आ रही है कि गज सिंह जी के समय पाली वालों ने क्या किया था, इस गांव का मतलब जैसलमेर का बहिष्कार कर दिया। जैसलमेर छोड़ करके कहाँ चले गए, वो चले गए दूसरी जगह चले गए, जिनका आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गए भाई। तो मरु महोत्सव की बात करें इसके बाद में, मरु महोत्सव जो है कहाँ का प्रसिद्ध है, पहली बात तो ये जैसलमेर का प्रसिद्ध है और ये आयोजित कहाँ किया जाता है, जैसलमेर व सम में आयोजित किया जाता है। पहले जनरली ये मरु महोत्सव जो है ये प्रारंभ होता था कुलधरा से, लेकिन 5-7 सालों में कुलधरा से प्रारंभ ना होकर के जैसलमेर में ही प्रारंभ होता है। 2 दिवसीय जैसलमेर में चलता है और उसके बाद में ये सम में जाकर के इसका समापन हो जाता है। सम जनरली रेतीले धोरों के लिए प्रसिद्ध है, तो पर्यटन के लिए बहुत ही शानदार मौका होता है। कब आयोजित होता है, तो ये जनवरी व फरवरी माह में आयोजित होता है। कौन आयोजित करता है, इसका आयोजन जो है राज्य सरकार, आयोजन जो है राज्य सरकार व पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। और इसे आयोजित करने का यदि हम उद्देश्य देखें कि भाई ये आयोजित क्यों किया जाता है, तो उद्देश्य क्या है इसका आयोजन का, पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है मरु महोत्सव का। नेक्स्ट बात करते हैं पोखरण दुर्ग के बारे में। राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध दुर्गों में जो जैसलमेर का किला है, जैसलमेर दुर्ग है, उसकी बात हमने जैसलमेर के इतिहास के साथ ही कर ली थी। आज हम बात करेंगे उसके अलावा और कौन कौन से दुर्ग जो हैं वो जैसलमेर में स्थित है, एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर पोखरण दुर्ग की हम बात करते हैं। पोखरण जो है जोधपुर की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है। पोखरण की बात करें, इस दुर्ग की बात करें, तो इसका निर्माण मारवाड़ शासक राव मालदेव ने करवाया था और वर्तमान में क्या है, पर्यटन विभाग इसको होटल में तब्दील कर रहा है। पर्यटन विभाग जो है उसने अपने अंडर में ले रखा है। तो वर्तमान में यह दुर्ग पर्यटकों के निवास के लिए भी प्रयुक्त हो रहा है। कुछ हिस्सा इसका पर्यटकों के निवास के लिए उपयोग में लिया जा रहा है, बाकी इसको पूरी तरीके से पर्यटन विभाग द्वारा मॉडिफाई कर दिया गया है। नेक्स्ट फैक्ट, मोहनगढ़ दुर्ग से संबंधित। मोहनगढ़ दुर्ग भी बहुत ही प्रसिद्ध है और ये है कहाँ पर, ये मोहनगढ़ के अंदर है। और मोहनगढ़ के बारे में हमने पढ़ा, यहाँ पर चारा बैंक स्थापित है। यहाँ पर इंदिरा गांधी की जो मुख्य शाखा है ना, वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इससे संबंधित क्या फैक्ट है, जवाहर सिंह शासक जो हुए जैसलमेर के, जवाहर सिंह के समय
निर्मित। जवाहर सिंह जी कहाँ के शासक हैं? जैसलमेर के शासक हैं। राजस्थान का सबसे युवा किला इसे माना जाता है। राजस्थान का सबसे युवा दुर्ग। तो अधिकांश फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग हो चुकी है, जिसमें भी आपको सजा हुआ भव्य महल, भव्य दुर्ग दिख रहा है। इसका मतलब वो अधिकांश शूटिंग राजस्थान में कहाँ पर हुई है? वो इसी मोहनगढ़ दुर्ग में हुई है। ये एक युवा दुर्ग इसलिए कह रहे हैं कि इसके निर्माण के बाद में राजस्थान में कोई दुर्ग नहीं बनाया गया। इसको बनाए हुए लगभग 75 साल के आसपास का समय हुआ है। तो अभी भी वर्तमान में ये इसको देखने में ऐसा लगता है कि ज्यादा समय इसको नहीं हुआ है, बिल्कुल नया का नया ये दिखने लगता है। तो मोहनगढ़ दुर्ग मोहनगढ़ में है। महारावल जवाहर सिंह जी हुए जैसलमेर के, जिनके समय में कौन सी घटना हुई? सागरमल जी घोपा वाली घटना हुई। इन्हीं के समय इस दुर्ग का निर्माण हुआ। राजस्थान का सबसे युवा दुर्ग ये माना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं ताजिया टावर की। भाई ये बेसिकली नाम इसका ताजिया टावर है, लेकिन ये ताजिया टावर नहीं है, इसे बादल विलास महल कहा जाता है। ऊपर इस प्रकार का इसका निर्माण किया गया है जैसे ताजिया हो, इसलिए इसे ताजिया टावर कहा जाता है। और ये कहां पर है? जैसलमेर दुर्ग के निकट स्थित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? ताजिया टावर या बादल विलास महल इसका नाम है। निहाल टावर की बात करें वो धौलपुर में है। नेक्स्ट सम के धौरों की बात करें। सम के धौरे जो हैं वो ऊंट की सवारी के लिए, ऊंट की सवारी व पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ के जो दौरे हैं वो पर्यटन के लिए, ऊंट की सवारी के लिए प्रसिद्ध है। और सम किसके लिए प्रसिद्ध है? पूर्णतः वनस्पति रहित इसे क्षेत्र माना जाता है। भाई आप यहाँ पर देख लो, दूर दूर तक आपको कोई वनस्पति देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पर मरु महोत्सव का समापन होता है। मरु महोत्सव जो है प्रारंभ जैसलमेर से होता है और यहाँ पर इसका समापन क्या हो जाता है। तो ये संबंधित थी जानकारी, सम के दौरों से संबंधित जो जानकारी हमने ली, बिल्कुल है ना। तो साथी सभी शेयर भी करें और साथ में नोट भी करते रहें। अब बात करते हैं जैसलमेर के अंदर जो प्रमुख मेलों का आयोजन किया जाता है, जो भी प्रमुख त्योहार होते हैं उनकी बात करते हैं। तो जनरली हमने मेले और त्योहारों के अंदर यहाँ पर प्रमुख रूप से 5 मेले यहाँ पर प्रसिद्ध हैं जो इस जिले में बरते हैं। पहला मेला है वैसाखी मेला। वैसाखी मेला जो कि वैसाखी हिंदू तीर्थ स्थल जो है जैसलमेर में वहां पर बढ़ता है। वैशाख पूर्णिमा को इसका आयोजन होता है पर्यटकों के लिए। अभी हम मरु महोत्सव, इसे डेजर्ट फेस्टिवल या इसे मरु मेला भी कहा जाता है, जैसलमेर और सम में इसका आयोजन होता है। माघ शुक्ल 13 या 15 जो है, या यहाँ पर आयोजन, इसको आप जनवरी फरवरी भी लिख सकते हैं। जनवरी फरवरी जो है, स्पेशली जनवरी के अंतिम सप्ताह में या फरवरी के फर्स्ट सप्ताह में इसका आयोजन किया जाता है। तेमड़े राय का जो मेला है वो तेमड़े राय के मंदिर में जैसलमेर दुर्ग में चैत्र और आश्विन नवरात्रों में ये मेले का आयोजन होता है। चुंगी तीर्थ मेला, जहाँ पर काक गणेश जी का मंदिर है, चुंगी तीर्थ में भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को ये मेला बढ़ता है। और रामदेव जी के मेले की यदि हम बात करें तो ये रामदेवरा, जिसे प्राचीन रुणेचा भी हम कह सकते हैं, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक ये मेला बढ़ता है। क्या क्या विशेषता है इस मेले की, अभी उसकी हम बात बिल्कुल। सागरमल जी घोपा की भी हम बात करेंगे, उनकी बात हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में मतलब कल की क्लास में करेंगे। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी
इसके साथ में तेज कबीर जी की भी बात करेंगे, जिन्होंने स्वतंत्र बावनी नाम की रम्मत जो है वो किनको भेंट की, महात्मा गांधी को भेंट की थी। बिल्कुल सभी बात करेंगे, जैसलमेर से संबंधित कोई भी फैक्ट हम छोड़ने वाले नहीं है। तो यहाँ पर रामदेव जी का मेला जो है वो एक प्रकार से क्या है, विशेष तथ्य है। तो रामदेव जी के मेले से संबंधित हम महत्वपूर्ण बात करते हैं। तो यहाँ पर रामदेव जी का जो मेला है ये सांप्रदायिक इसे सद्भाव का मेला कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव का इसे मेला कहा जाता है। इसके अलावा इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। मारवाड़ का कुंभ इसे कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में भरने वाला सबसे बड़ा मेला ये माना जाता है ना। इसके अलावा इस मेले की यदि हम बात करें, इस मेले की प्रमुख विशेषता, या मेले का प्रमुख आकर्षण कह सकते हैं, मेले का प्रमुख आकर्षण क्या है, तेरह ताली नृत्य है। तेरह ताली नृत्य जो है वो इस मेले का प्रमुख आकर्षण माना जाता है। तेरह ताली नृत्य में 13 मजीरों के साथ में जो कलात्मक कलाएं की जाती है, नृत्य की जो भाव भंगिमाएं प्रस्तुत की जाती है, उसे 13 ताली नृत्य कहा जाता है। अगर किसी साथियों को ये मेला देखने का अवसर मिला हो तो उन्होंने 13 ताली नृत्य को भी देखा होगा, और यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध ये नृत्य है। अब इस 13 ताली नृत्य के जन्म स्थान की बात करें तो इस 13 ताली नृत्य का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है, तो इसका जन्म हुआ है पादरला गांव में। और ये पादरला गांव कहाँ पर है, ये पादरला गांव पाली में है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, प्रसिद्ध नृत्यांगना है इसकी कौन, मांगी बाई जो है वो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना मानी जाती है, मांगी बाई। और मांगी बाई की यदि हम बात करें तो मांगी बाई का जो जन्म है वो बानीणा गांव चित्तौड़गढ़ में हुआ था, और मांगी बाई का ससुराल कहां पर था, पादरला में था। और पादरला कहां है, पाली है। पादरला गांव पाली इस 13 ताली नृत्य का जन्म स्थल माना जाता है। और इस नृत्य को बेसिकली करती कौन है, तो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। भाई एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न आ जाए कि कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा कौन सा विशेष प्रकार का नृत्य किया जाता है, या 13 ताली नृत्य जो है वो किन महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो वो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने बात की रामदेव जी का जो मेला है एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सांप्रदायिक सद्भाव का मेला, या इसे मारवाड़ का कुंभ, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा मेला भी इसे माना जाता है। और अब हम बात करेंगे लोक देवता बाबा रामदेव जी की, कि भाई जैसलमेर की बात करें और उसमें बाबा रामदेव जी की बात नहीं करें तो ये तो हो नहीं सकता। भाई सबसे ज्यादा लोक देवताओं में यदि प्रश्न आते हैं तो वो रामदेव जी से ही शुरुआत होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा फैक्ट जो है एग्जाम में वो बाबा रामदेव जी से संबंधित है। हम यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से बाबा रामदेव जी से संबंधित हमारे एग्जाम में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले एग्जाम में आ जाता है इनका जन्म कहां पर हुआ, तो इनका जन्म हुआ था उडू काश्मीर, और ये स्थल जो है ये शिव तहसील जिला बाड़मेर में पड़ता है। भाई उडू काश्मीर जो है वो जैसलमेर जिले में नहीं है, ये स्थल कहां पर है, बाड़मेर में है। रूणेचा, जिसे बाद में रामदेवरा नाम दिया गया, ये बाबा रामदेव जी की कर्म स्थली थी। यहाँ पर परचा बावड़ी भी स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं रामदेव जी से संबंधित, इनके पिता का नाम क्या है, इनकी माता का नाम क्या है, और इनकी
पत्नी का नाम क्या है। भाई यहाँ से एग्जाम में प्रश्न सबसे ज्यादा और सीधे प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर बात करते हैं। तो इन सभी को याद रखने के लिए एक गाना चलता है कि मैणा देरा लाला अजमाल जीरा कमरा नेतलरा भरतार, इस प्रकार से जो एक गाना है, उस गाने में संपूर्ण 5 मिनट के गाने में बाबा रामदेव जी का परिचय दिया गया है। तो यहाँ पर बात करते हैं, इनके पिता का नाम क्या था, अजमाल जी तंवर। भाई ये तंवर राजपूत हुआ करते थे। इसके अलावा इनके माता की यदि हम बात करें तो इनकी माता का नाम था मैणा दे, माता मैणा दे, और पत्नी का नाम था नेतल दे। और इनकी बहन जो थी उनका नाम क्या था, मुंह बोली बहन जो थी, इनकी धर्म बहन जो थी उनका नाम क्या था, डालीबाई, जिन्होंने बाबा रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली। बाबा रामदेव जी ने समाधि कब ली, एकादशी को ली, इसका मतलब 10वीं के दिन जो है वो उन्होंने समाधि ले ली थी। तो ये बेसिक जानकारी बाबा रामदेव जी से संबंधित। जन्म उडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। पिता का नाम था अजमाल जी तंवर, माता का नाम था मैणा दे, पत्नी का नाम था नेतल दे। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे और इन्होंने किसकी रचना की, भाई कवि थे तो कोई ना कोई रचना तो इन्होंने की होगी। 24 वाणियां या वाणियों की इन्होंने रचना की थी। ये रामदेव जी से संबंधित जो कवि थे और इन्होंने 24 वाणियां नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने पंथ कौन सा चलाया, ये आप सभी साथी कमेंट करेंगे कि इन्होंने कौन सा पंथ चलाया था, मतलब इनके जो विचार थे वो किस पंथ के माध्यम से लोगों तक इन्होंने पहुंचाया। हमने हड़बू जी की बात जोधपुर जिला दर्शन में की। हड़बू जी इनके मौसेरे भाई थे, शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे और उन्होंने इनके विचारों को आगे बढ़ाया, मतलब इनके साथ में उन्होंने क्या किया था, सहयोग दिया था। तो देखिए सभी साथी कमेंट करें, इन्होंने कौन से पंथ का क्या है प्रवर्तन किया था, है ना, कौन से पंथ का इन्होंने प्रवर्तन किया था, मतलब कौन सा पंथ चलाया इन्होंने। कामड़ पंथ चलाया, एक कमेंट आ रहा है कामड़ पंथ चलाया, जी बिल्कुल कामड़िया पंथ चलाया, बिल्कुल अब ये कमेंट सही आया है। देखें कामड़िया पंथ इन्होंने चलाया, किस पंथ से संबंधित है ऐसा भी सीधा इनसे प्रश्न आ जाता है। और हम बात करते हैं बाबा रामदेव जी से संबंधित। मेला इनका कब लगता है, तो मेला इनका लगता है रामदेवरा में, और रामदेवरा क्या है, इनका समाधि स्थल है, समाधि स्थल है। और यहीं पर क्या है, यहीं पर परचा बावड़ी भी है, परचा बावड़ी भी यहीं पर स्थित है। और मेले की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि भाई बाबा रामदेव जी का जो है वो मेला कब लगता है। मेला लगता है भाद्रपद द्वितीया से लेकर एकादशी तक इनका मेला लगता है। द्वितीया जिसे बाबेरी बीज कहा जाता है, इस दिन इनका जन्म हुआ था। और 11 या एकादशी जिस दिन इन्होंने समाधि ले ली थी। ये बिल्कुल संक्षिप्त जानकारी बाबा रामदेव जी से संबंधित, जिससे बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इनकी ध्वजा के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, इनके भक्तों के बारे में पूछा जाता है, इनके मंदिर को क्या कहते हैं ये पूछा जाता है। इस प्रकार से और भी रामदेव जी से संबंधित फैक्ट हैं, जिसको डिटेल से हम लोक देवता या कल्चर के टॉपिक में पढ़ते हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर द्वितीया से लेकर, बोली जी सोनिया कह रहे हैं रामदेवरा हमारे पास, ये बहुत धन्य है आप कि रामदेवरा आपके पास है। बिल्कुल, बाबा जी के दर्शन है ना आपको समय समय पर होते रहते होंगे। वैसे दूर के जो लोग हैं वो भी आते हैं। भाद्रपद महीना शुरू होने से पहले ही यहाँ पर यात्रु आना शुरू हो जाते हैं। सबसे ज्यादा रामदेव जी के जो भक्त हैं राजस्थान के बाद में गुजरात और मध्य प्रदेश से भी यहाँ पर लोगों के पैदल आने के रिवाज हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर लोग क्या है, पैदल आते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने क्या क्या अध्ययन किया इसके बारे में एक बार हम क्या करते हैं, शुरू से रिवीजन करते हैं कि भाई आज हमने क्या पढ़ा। हमने पटुओं की हवेली के बात की, गुमान मल या गुमान चंद
बापना, जो कि दीवान प्रधानमंत्री हुआ करते थे जैसलमेर के, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। 5 मंजिला है ये, अपनी शिल्प कला और जाली झरोखों के लिए प्रसिद्ध है। नतमल की हवेली दीवान नतमल ने बनवाई। वास्तुकार इसके हाथी और लालू थे, और यह भी जैसलमेर में स्थित एक प्रमुख हवेली है। और ये रीट का खेलो और जीतो जो टेस्ट है, बिल्कुल आप सभी साथी इसका जरूर लाभ लें, और ये बाद में भी आप इसको देख सकते हैं, वीडियो यूट्यूब पर है, उससे संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं। सालिम सिंह की हवेली की बात करें, सालिम सिंह के समय ही ये दीवान हुआ करते थे। सालिम सिंह जब दीवान थे तो इन्होंने बहुत सारा धन संग्रहित कर लिया, अपना दबदबा कायम किया, अपनी हवेली बनाई, और कुलधरा वाली घटना भी इन्हीं के समय में हुई थी। बड़ा बाकी छत्रियां राव लूणकरण जी के समय इनका निर्माण हुआ। भाटी शासकों का शाही शमशान घाट या इनका स्थल कह सकते हैं। बड़ा बाग के निकट पवन चक्कियां या पवन ऊर्जा परियोजना संचालित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है। 1980 में इसे अभ्यारण्य बनाया, बाद में 1 वर्ष बाद इसे मरु उद्यान का नाम दिया, राष्ट्रीय मरु उद्यान। यहाँ पर गोडावण जो है वो स्वतंत्र रूप से विचरण करता है। गोडावण हमारे राजस्थान का राजकीय पक्षी है। आकलवुड फॉसिल पार्क यहाँ पर स्थापित है। सेवन घास और पीवड़ा सांप भी यहाँ पर पाया जाता है। तनोट माता की बात करें, तनोट माता के उपनामों में थार की वैष्णो देवी, रुमाल वाली देवी, बीएसएफ के जवानों की आराध्य देवी, पार्टी शासकों की आराध्य देवी इसे माना जाता है। और राजा तनु ने तनोट को राजधानी बनाया, तब यहाँ पर तनोट माता का इन्होंने मंदिर बनवाया था। लोंगेवाला युद्ध स्थल भारत पाकिस्तान के युद्ध का एक स्मारक है। अमेरिकन पेंटन टैंकों का इसे कब्रिस्तान कहा जाता है। 1971 की ये भारत पाकिस्तान की लड़ाई का साक्षी रहा है। नेक्स्ट, काक गणेश की बात करें, इसे चुंगी तीर्थ भी कहते हैं। काक नदी जिसे मसूरदी नदी भी कहते हैं, इसके किनारे स्थित है। अंतः प्रवाह की मसूरदी नदी सबसे छोटी नदी है, मात्र 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यहाँ पर मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मेला लगता है। युद्ध संग्रहालय या वार म्यूजियम 2015 में ये बनाया गया। मोम का युद्ध संग्रहालय जयपुर में है। नेक्स्ट बात, कुलधरा की यदि हम बात करें तो इसे हंटेड पैलेस कहा जाता है। पाली वालों का ये गांव था, वर्तमान में एक खंडरों का गांव है। यहाँ पर कैक्टस गार्डन विकसित किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिंदल ग्रुप यहाँ पर काम कर रहा है। मरु महोत्सव की बात करें, जैसलमेर और सम में आयोजित होता है। जनवरी फरवरी माह में इसका आयोजन होता है। राज्य सरकार और पर्यटन विभाग मिल करके इसका आयोजन करते हैं। उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, पोखरण दुर्ग की बात करें, राव मालदेव ने इसका निर्माण करवाया था। वर्तमान में इसके एक हिस्से में पर्यटकों का निवास भी बनाया गया है। मोहनगढ़ दुर्ग, जो कि महारावल जवाहर सिंह जी जैसलमेर के शासक थे उनके समय बना, राजस्थान का सबसे युवा दुर्ग माना जाता है। ताजिया टावर, जिसे बादल विलास महल भी कहा जाता है, सम के दौरे, ऊंट की सवारी और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है सम, और यहाँ पर मरु महोत्सव का समापन होता है। नेक्स्ट, प्रमुख मेलों की हमने बात की कि राजस्थान के अंदर जो प्रमुख मेले बढ़ते हैं उसमें से कौन कौन से मेलों का आयोजन जैसलमेर में होता है, जिसमें वैसाखी मेला, पर्यटक मरु मेला, तेमड़ी राय का मेला, चुंगी तीर्थ का मेला और रामदेव जी का मेला। रामदेव जी के मेले की हमने विशेषता देखी। इस मेले का प्रमुख आकर्षण तेरेताली नृत्य है, जिसका जन्म पादरला गांव पाली में हुआ। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव का मेला माना जाता है। और लोक देवता रामदेव जी की बात करें, इनका जन्म उडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। इनके पिता का नाम अजमाल जी तंवर था। इनकी माता का नाम मैणा दे था। इनकी पत्नी का नाम नेतल दे था। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया और अछूतों के लिए काम किया स्पेशली इन्होंने, और 24 वाणियां नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा। इनका मेला जो है वो भाद्रपद द्वितीया से लेकर एकादशी को बढ़ता है। यहीं पर रामदेवरा में इन्होंने समाधि ली। समाधि कब ली? 11 के दिन इन्होंने समाधि ली थी। और यहीं पर क्या है, परचा बावड़ी जो है वो रामदेवरा में स्थित है। तो ये आज हमने बात की थी जैसलमेर के पर्यटन स्थलों के बारे में। कला एवं संस्कृति से संबंधित जो हमारा ये टॉपिक था आज, वो समाप्त होता है। सभी साथी इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, ताकि आपको समय समय पर पीडीएफ और अन्य जितनी भी जानकारी है वो आप सभी साथियों को मिलती रहे। कल हम मिलेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के संदर्भ में। तो जैसलमेर का पार्ट 4 जो होगा उसमें हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में अब तक जिसकी बात हमने नहीं की, सामान्य परिचय में, इतिहास में और पर्यटन स्थलों में, उनकी बात हम कल करने वाले हैं। तो इसी के साथ आप सभी साथी अनुमति दें। जय हिंद, जय भारत।